Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं मृत्युंजय सिंह आज पुनः एक नए सेक्शन को लेकर के उपस्थित हूं, जिसका नाम है राजस्थान का मैदान। इसके पूर्व मैंने पूरी तरह उत्तर पर्वतीय क्षेत्र अर्थात हिमालय को बता दिया है। उसके बाद हमने प्रायद्वीपीय पठार को समाप्त किया था। उसके बाद अपवाद तंत्र, अपवाद प्रत्युत और डेल्टा को लेकर के आगे बढ़ा हूँ। इसी क्रम में कल मैंने आपको पंजाब और हरियाणा का मैदान अर्थात सिंधु द्वारा निर्मित मैदान के बारे में बताया था, और आज का यह टॉपिक राजस्थान का मैदान स्टार्ट होने वाला है आपके समक्ष। ध्यान रखिएगा, टॉपिक बहुत छोटा है, लेकिन यहाँ से कम प्रीलिम्स के 2 क्वेश्चन अब तक पूछे जा चुके हैं। उन क्वेश्चन को दिखाने का प्रयास करूंगा। इसके पहले जिस सेक्शन को मैंने कल प्रारंभ किया था वो बता दे रहा हूँ आपको कि पूरे के पूरे भारत के मैदान को 18 भागों में बांटा गया है, 18 भागों में बांटा गया हो। क्या है, ध्यान रखिए। फर्स्ट है थार का मरुस्थल, या जो राजस्थान का मैदान इसका पार्ट होगा, यह जो आज पढ़ने वाले हैं। सेकेंड पार्ट था सिंधु और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित पंजाब हरियाणा का मैदान, जिसे हम लोग कल पढ़ चुके हैं। और यह 3 से लेकर के जो 8 तक है, वास्तव में यह गंगा के द्वारा निर्मित मैदान है, जिसके बारे में हम कल विस्तार से पढ़ेंगे। इसका सामान्य खाका देख लेते हैं। 3 यमुना का मैदान है। 4 रामगंगा से संबंधित रुहेलखंड का मैदान है। 5 अवध का मैदान है, लखनऊ के आसपास वाला क्षेत्र है। और 6 पूर्वी उत्तर प्रदेश है। 7 को आप देख रहे होंगे 2 भागों में बटा हुआ है। ए सोन द्वारा निर्मित मगध का मैदान और 7B मिथिला का मैदान। 8 जो है बंगाल का मैदान है और 9 ब्रह्मपुत्र से निर्मित असम का मैदान है। और 10 महानदी द्वारा निर्मित छत्तीसगढ़ बेसिन या छत्तीसगढ़ का मैदान है। इसके आगे देख लीजिए सामान्य रूप इसका 11 कच्छकरण है, 12 सौराष्ट्र का मैदान है और 13 साबरमती नदी द्वारा निर्मित गुजरात का मैदान है। 14 के बारे में हम लोग प्रायद्वीपीय पठार के साथ ही पढ़ चुके हैं, जो कोकण तट है, यानी कि मुंबई से गोवा वाला क्षेत्र। 15 है मालाबार तट, जिसका सामान्यतः विस्तार केरल में अधिक है। 16 को हम या 16 को कह सकते हैं कोरोमंडल तट। 17 को हमने बताया था आंध्रा का तटीय मैदान और 18 उत्कल का तटीय मैदान। कल के वीडियो जिसने भी देखा होगा, इस सारे खाके को हमने बताने का प्रयास किया था। साथ ही यह भी बताया था कि इस एरिया को हम लोगों ने पूर्व के वीडियो में प्रायद्वीपीय पठार के साथ ही पूर्णतः अध्ययन कर लिया है। और पंजाब हरियाणा के मैदान को हमने कल देख लिया, और आज इस थार के मरुस्थल या राजस्थान के मैदान को देखने जा रहे हैं। इसका विस्तृत विवरण नीचे एक एक करके जो बताया हूँ लिखा हुआ है, आप इसे देख सकते हैं। अब आज का टॉपिक बिगिन। देखिए, राजस्थान का मैदान हमें पढ़ना कैसे है, जहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन पूछा है। यह 2 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन तो आपको यहीं से मिल जाएगा। पूछा हुआ था यूपीएससी ने राजस्थान के मैदान, अर्थात उसने पूछा राजस्थान का मैदान नाम उल्लेख न करके पूछा था कि जो शुष्क प्रदेश है और जो अर्ध शुष्क प्रदेश है, इसे कौन सी समवर्षण रेखा डिवाइड करती थी। ऑप्शन था 25 सेंटीमीटर आइसो हाइट, 50 सेंटीमीटर या 75, इस तरह के ऑप्शन थे। तो ध्यान रखिएगा, 25 सेंटीमीटर आइसो हाइट या समवर्षण रेखा शुष्क प्रदेश को अर्ध शुष्क प्रदेश से अलग करता है। ध्यान रखिएगा, आइसो हाइट भी स्टेट पीएससी में कई बार पूछा गया है कि आइसो हाइट किसका सूचक है, तो ध्यान रखिएगा समवर्षण रेखा का। अब देखिए, अगर 25 सेंटीमीटर इसका निर्धारक है, तो थार मरुस्थल शुष्क प्रदेश में क्या आएगा, थार मरुस्थल, यह 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र होगा, और जो अर्ध शुष्क प्रदेश होगा 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होगी। अब देखिए, यह जो थार मरुस्थल है, जहाँ 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, यहाँ के रेतीला मरुस्थल को मरुस्थली कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जो राजस्थान वाले होंगे इसे टर्म से विशेष रूप से परिचित होंगे। तो थार मरुस्थल के रेतीला मरुस्थल को मरुस्थली कहते हैं, जिसका विस्तार कच्छ की खाड़ी, आपको अभी दिखाया था पिछले वाले पेज पे जो 12 नंबर दिखाया था, कच्छ की खाड़ी से उत्तर में भारत पाक सीमा से होती हुई राजस्थान पंजाब की सीमा तक विस्तृत है। अब आगे देखिए क्या है, मरुस्थली, यानी कि मरुस्थली क्या, रेतीला मरुस्थल को मरुस्थली कहते हैं। तो इस मरुस्थली के, जैसे अगर ये मरुस्थली वाला भाग है, तो इसके पूर्व का भाग, इधर वाला भाग मरुस्थली के पूर्व में चट्टानी एवं पथरीला मरुस्थली क्षेत्र है। ध्यान रखिएगा। अब आगे चलते हैं। अब शुष्क प्रदेश को हमने देख लिया, ठीक है,
कि 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। तो उसी तरह अर्धशुष्क प्रदेश को देख ले। सामान्यतः जो राजस्थान का अर्धशुष्क प्रदेश है उसे राजस्थान बांगर कहेंगे, और यहाँ वर्षा अवस्था क्या होगी, 25 सेंटीमीटर से अधिक होगी। और इस राजस्थान में का जो बांगर क्षेत्र है, अर्धशुष्क प्रदेश बांगर है, वहाँ जो कृषि की दृष्टि से उपयोगी भूमि है उसे रोही लैंड कहते हैं, ध्यान रखिएगा। पंजाब हरियाणा के मैदान में भी हमने इस तरह के टर्म आपको दिया था, कल का वीडियो अगर याद हो तो, जब हमने धाया और वेटलैंड का कॉन्सेप्ट दिया था। उसी प्रकार राजस्थान में कृषि के दृष्टि जो उपयोगी भूमि है उसे रोही लैंड कहा जाता है। और यह जो क्षेत्र है, ध्यान रखिएगा, लूनी व उसकी सहायक जवई और सुकली रिवर का क्षेत्र है। लूनी नदी से सारे परिचित होंगे क्योंकि ये एक अंतःस्थलीय प्रवाह का निर्माण करती है। तो लूनी की यूपीएससी ने जो कभी ऑप्शनल ज्योग्राफी हुआ करता था 2011 के पूर्व, तो उसने पूछा हुआ था कि देखिए जवई को लेकर के नहीं पूछा है, यह है सुकली रिवर को लेकर के पूछा हुआ है कि सुकली किसकी सहायक नदी है। तो आप क्वेश्चन की गंभीरता को देख सकते हैं कि मुख्य नदी को न पूछकर कि उसके किसी अन्य छोटी नदी को लेकर के पूछ रहा है क्वेश्चन। अब देखिए इस राजस्थान बांगर में 3 महत्वपूर्ण नदियां हैं। एक तो घग्गर नदी है, दूसरी शेखावत नदी है और तीसरी लूनी नदी है। और भूल जाइए नॉर्थ से साउथ क्रम, तो घसेलू याद कर लीजिए, जैसे घरेलू आप याद करते हैं ना कि घरेलू आइटम घरेलू, तो घरेलू घसेलू याद कर लीजिए। घ का तत्वर घग्गर है, से का तत्वर शेखावती है और लू से लूनी है, घसेलू। ध्यान रखिएगा यह सांभर झील में आगे विलीन हो जाती है नदी। और कुछ दिन पूर्व अगर आपको याद हो 4-5 साल पहले, तो भैरव सिंह शेखावत भारत के उपराष्ट्रपति थे, आपने ध्यान दिया होगा, और वह इसी शेखावती रीजन से थे, इसलिए उनका नाम ही क्या पड़ गया, भैरव सिंह शेखावत। अब देखते हैं आगे। अब इस राजस्थान का मैदान को क्या करना है, ध्यान रखिएगा। हमने जब केंद्रीय उच्च भूमि पढ़ाया था तो आपको अरावली बताया था, अरावली, मेवाड़, मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड इत्यादि का वर्णन दिया था। तो राजस्थान का मैदान ये देख रहे हैं, ये जो राजस्थान का मैदान है, और इधर मेवाड़ का पठार है, ठीक है। मेवाड़ से संबंधित मैंने किसी महत्वपूर्ण नदी को आपको लिंक किया था, अगर पूर्व का वीडियो आया था तो वहाँ बनास नदी को मेवाड़ के पठार से संबंध किया था। तो देखिए राजस्थान का मैदान और मेवाड़ के पठार के मध्य अरावली पर्वत विस्तृत है, यानी कि इन दोनों को अलग करता है। अब इसके आगे देखिए क्या है, राजस्थान के मैदान को 3 भागों में बांट दीजिए, ठीक है। जो धांड है, यानी कि जो पुरानी जलोढ़क या बांगर भूमि है उसे धांड कहा जाता है राजस्थान में। अब इसी धांड को, जो पुरानी बांगर है, हमने कल की वीडियो में जब पंजाब हरियाणा का मैदान पढ़ा रहा था तो बता रहा था कि उसे पुरानी जलोढ़क भूमि को धाया कहा गया था पंजाब हरियाणा के मैदान में। तो पंजाब हरियाणा के मैदान में जो धाया था वही राजस्थान में धांड है, ठीक। और आपको क्या बताया था कि पंजाब हरियाणा का मैदान, जो कल वीडियो बताया था, हमने कहा था जो वहाँ नवीन भूमि होगी अर्थात खादर भूमि है उसे वेटलैंड कहा था मैंने पंजाब हरियाणा के मैदान में। तो जो पंजाब हरियाणा के मैदान में वेटलैंड था उसी को राजस्थान में रोही लैंड कहते हैं, जो अपेक्षाकृत क्या होगा, उपजाऊ भूमि होगी। अब धांड और धाया आपने देख लिया कि जो धांड है राजस्थान में है वो पंजाब हरियाणा में धाया है, और जो राजस्थान में रोहिलखंड है, रोहिलैंड है, वही पंजाब हरियाणा में वेटलैंड है। यहाँ एक नवीन संरचना आपको देखने को मिलेगी जिसे थाली कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और थाली क्या है, स्थानांतरणशील बालुका स्तूप को राजस्थान के मैदान में थाली कहा जाता है। जो लोग ऑप्शनल ज्योग्राफी के होंगे उन्हें इस थाली से विशेष महत्व है, थाली से जीएस के स्तर पर कोई विशेष महत्व नहीं है। अब राजस्थान के मैदान को अरावली पर्वत प्रायद्वीप पठार के मेवाड़ पठार से अलग करता है, इसका सामान्य विवरण हमने दे दिया। अब ध्यान रखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि जो राजस्थान के मैदान का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, मैंने क्या कहा था, ज्योग्राफी को चार्ट और डायग्राम में कन्वर्ट कर दीजिए। तो राजस्थान के मैदान ये है, राजस्थान के मैदान का विस्तार कहाँ से है, देखिए। अब ये नॉर्थ दिशा है, दिख रही है। उत्तर में पंजाब हरियाणा से लेकर, उत्तर के बाद दक्षिण आ जाइए, दक्षिण में गुजरात तक है, साउथ में, देखा। तो कोई पूछे इस राजस्थान के मैदान का विस्तार कहाँ है, तो बताइए उत्तर में पंजाब हरियाणा से लेकर के, दक्षिण में गुजरात के मैदान पर तक, और पूर्व में अरावली पर्वत से लेकर के पश्चिम में भारत पाकिस्तान की सीमा से संबद्ध क्षेत्र है। अब थार मरुस्थल, ध्यान रखिएगा, मरुस्थल 2 प्रकार के होते हैं, उष्ण मरुस्थल और शीत मरुस्थल। जब लद्दाख का अध्ययन करेंगे तो समझिए इंडिया में वो शीत मरुस्थल का उदाहरण है, और जब थार मरुस्थल पढ़ेंगे तो वह गर्म हाट या उष्ण मरुस्थल का एग्जाम्पल है।
अब इस थार मरुस्थल के संदर्भ में एक विशेषता जो यूपीएससी पूछा 2008 आईएसपीटी में क्वेश्चन पूछा कि संसार का सर्वाधिक जनघनत्व और जैव विविधता वाला मरुस्थलीय क्षेत्र है, ध्यान रखिएगा। अब ऐसा मत पढ़ लीजिएगा कहीं कि सर्वाधिक जनघनत्व वाला क्षेत्र है, किसके संदर्भ में किया जा रहा है, इस पर ध्यान दीजिएगा कि वह मरुस्थलीय क्षेत्र जहां संसार का सर्वाधिक जनघनत्व और जैव विविधता पाया जाता है वह मरुस्थलीय क्षेत्र क्या है, थार मरुस्थल। और उस समय एग्जाम्पल जो दिया हुआ था अन्य जो 4 विकल्प में, वो थार मरुस्थल था, सहारा मरुस्थल था, नूबियन मरुस्थल था और अटाकामा मरुस्थल दिया था। इन 4 मरुस्थलों का नाम दिया था और पूछा था विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल कौन सा है, तो वो ध्यान रखिएगा थार मरुस्थल था। अब आगे देखिए, थार मरुस्थल की कुछ अन्य सामाजिक विशेषताएं, आर्थिक विशेषताएं आपको बता दूं कि यह पूरा का पूरा क्षेत्र खनिज संसाधनों की उपलब्धता के बावजूद जल संकट की समस्या के कारण, यह मरुस्थल भारत का आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़ा क्षेत्र होने के कारण विरल आबादी वाला क्षेत्र है। ध्यान रखिएगा, जीएस के जब आप पेपर 2 को पढ़ेंगे तो वहाँ एक सेक्शन है सोशल जस्टिस, बार बार आता है ना, सामाजिक न्याय और पिछड़े क्षेत्रों का विकास। तो इस प्रकार की जो भी योजनाएं चलेंगी उसमें एक थार मरुस्थलीय क्षेत्र भी होगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ जल संकट की समस्या के समाधान के लिए इंदिरा गांधी नहर के द्वारा सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। और कल के वीडियो में हमने आपको बता दिया है कि इंदिरा गांधी कैनाल कहाँ से निकाली गई है, हरिके बैराज के समीप से निकाली गई है। अब लूनी नदी देख लीजिए, हमने एक कोड दिया था आपको, क्या दिया था याद है, घसेलू दिया था ना, घसेलू। तो सबसे ऊपर हमने क्या बताया था, घग्गर, उसके बाद शेखावती और सबसे साउथ में घसेलू में लूनी नदी। अब लूनी नदी की सामान्य विशेषता जान लीजिए क्योंकि यहाँ से बारंबार क्वेश्चन आते हैं। अरावली पर्वत से निकलने वाली लूनी नदी राजस्थान के मैदान की एक महत्वपूर्ण नदी है जो राजस्थान, बांगर एवं थार मरुस्थल से होते हुए गुजरात के कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है। अतः एक अंतःस्थलीय अपवाह का उदाहरण है, इसे कई बार मैं बता चुका हूँ। यह रहा सामान्य परिचय पूरे के पूरे राजस्थान के मैदान का। अब कल के वीडियो में आप गंगा नदी और उसके द्वारा निर्मित विभिन्न मैदानों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। एक निवेदन जरूर है कि अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।